हेलो बच्चों, आज हमारे पास 11वीं की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का ये छठा लेक्चर है और हम इस लेक्चर में आपको आज क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ाएंगे और क्वांटम संख्या क्यों आई और उनका इस्तेमाल कैसे होता है उन सब के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले क्या था, बोहर का जो मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन को कण मानकर दिया गया था, लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ है, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली प्रिंसिपल आने के पश्चात इलेक्ट्रॉन को कण नहीं माना गया, इलेक्ट्रॉन को तरंग माना गया। अब तरंग के आधार पर नया मॉडल दिया जाना है, इलेक्ट्रॉन को तरंग मानकर नया मॉडल दिया जाना है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन जिसने सबसे अच्छा काम किया है वो है श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने अपनी एक इक्वेशन बनाई और उस इक्वेशन के आधार पर उन्होंने परमाणु का नया मॉडल दिया, जो किस बेस पर था, जो तरंग के आधार पर था। तो आज हम आपको इस चैप्टर में पहले पढ़ाएंगे क्वांटम संख्या और उसके बाद थोड़े से आपको उसमें क्वेश्चन भी करा देंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल। ठीक है भाई, ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग गति के आधार पर दिया गया। नाम क्या है साइंटिस्ट का? श्रोडिंगर। इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग की समीकरण दी थी। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि इस तरंग समीकरण को सॉल्व करने के लिए मैथ का उच्च ज्ञान होना जरूरी है। आप मत घबराओ, आपको समीकरण से कोई लेना देना नहीं है और आपको समीकरण नहीं पढ़नी है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर बता देते हैं कि इसकी समीकरण कौन सी थी। ये इसकी समीकरण थी। क्या है हमारे पास कंडीशन? ये इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी तरंग है। देखो, इसका सिंपल ये मतलब है, अब इलेक्ट्रॉन तो अगर कण मानते हैं तो कोई बात नहीं, वो आराम से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन फिर हाइजेनबर्ग आ गया है, उसने कहा कि दोनों कंडीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का वेग, आप एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो कोई तरंग है, तरंग चलती है 3D में, x में भी चलती है, y में चलती है, z में चलती है। अब आप अगर इलेक्ट्रॉन को तरंग मानते हैं, फिर आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ ढूंढोगे? इलेक्ट्रॉन तो तरंग है। अब तरंग आपकी x में भी चलेगी, y में भी चलेगी और z में भी चलेगी, तो आप फिर इलेक्ट्रॉन को कहाँ ढूंढेंगे? तो उसी के आधार पर श्रोडिंगर ने एक अपनी इक्वेशन बनाई और बताया कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना, ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन इधर ही मिलेगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना हो सकती है। तो उस संभावना के आधार पर उन्होंने अपनी समीकरण दी। समीकरण आपके पास ये रही, क्या है हमारे पास? d² d², फिर ये हमारे पास है। आप इसमें सिंपल एक चीज़ देख लो, आपको याद नहीं करनी है। इसमें सबका अपना अपना मतलब है, लेकिन आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। इसमें आप देखो तीन चीज़ें। एक तो देखो आप x, y और z, ये तीन इसके अंदर वेरिएबल है, x, y, z। जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फाई का स्क्वायर। इसकी इसमें संभावना होती है इस समीकरण के अंदर। हम यहाँ पर बात करेंगे x की, y की और z की। इन तीन वेरिएबल जो इसके अंदर तीन x, y, z दे रखे हैं, इन्हीं को समझाने के लिए क्वांटम संख्याएं दी गई। रियल में क्या था, मतलब 4 क्वांटम संख्याएं होती है, लेकिन इस समीकरण से 3 निकल कर आएगी। 3 सब क्वांटम संख्या आएंगी, 4th क्वांटम संख्या बाद में आई थी। अब है क्या क्वांटम संख्या है? देखो उसमें दे रखा है मेरे पास, जो समीकरण में 3 वेरिएबल, कौन कौन से भाई वेरिएबल हैं जो बदल सकते हैं? एक x, एक y और एक z, ये 3 है। इस जो समीकरण में 3 वेरिएबल हैं, इन्हें ही क्वांटम संख्या कहते हैं। कौन कौन सी होती है? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। अभी इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या है क्या? क्या लिखा है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। इसको और भी तरीके आप समझ सकते हैं। जैसे आपको किसी का एड्रेस मालूम करना है
तो आप पहले पता करेंगे कि वो बंदा किस शहर में रहता है, फिर उसके बाद किस मोहल्ले में रहता है, उसका मकान नंबर क्या है, तो तब जाकर आप उसके घर पहुंच जाएंगे। ऐसी ही कुछ कंडीशन इलेक्ट्रॉन के परमाणु के अंदर है इलेक्ट्रॉन की जानकारी लेने के लिए। जो जानकारी आपको मिलती है उन्हें बोलते हैं क्वांटम संख्या। अब हम ध्यान से आप पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात आप वन बाय वन आराम से समझेंगे। मैं आपको एक पॉइंट इसमें पहले बता दूं जो आपको दिमाग के अंदर फिट कर लो आप। पहले इसके अंदर क्या होगा, पहले कोस आएगा। हालांकि कोस श्रोडिंगर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो याद करना है, पहले कोस आएगा। कोस को बोलते हैं इंग्लिश में सेल, उसके अंदर उपकोष, उनको बोलते हैं सब सेल। फिर सब सेल के अंदर कक्षक ऑर्बिटल, फिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। आपको इसी तरीके से याद करना है जो आपको आगे के क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं पहली क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या को पढ़ने से पहले आप ये जरूर सीख लो, कक्षक इंपॉर्टेंट है भाई, बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्बिटल। अब कक्षक का मीनिंग क्या है, देखो बोहर ने क्या बताया था, बोहर ने ये बता दिया था कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, ये चक्कर लगा रहा, लेकिन ये मॉडल फेल हो गया था। अब नए मॉडल में क्या था, इन जो ये कक्षा हैं, बोहर की जो कक्षा हैं, इनको बोलते थे ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इनको, ऑर्बिट बोलते हैं, या बोलते थे कक्षा। क्लियर। अब नया कॉन्सेप्ट आया कक्षक ऑर्बिटल। क्या इसकी परिभाषा है, किसी नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय 3D स्पेस स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, उसे बोल देते हैं ऑर्बिटल। ऐसा क्यों बोला गया भाई, इलेक्ट्रॉन तो तरंग है, अब तरंग तो कहीं भी हो सकती है, एक्स में, वाई में, जेड में। तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उनको बोलते हैं ऑर्बिटल या बोलते हैं कक्षक। अब ये कक्षक आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जो कक्षक होते हैं इनका अपना साइज होता है, इनका साइज होगा, आकार, इनकी अपनी आकृति होगी, शेप, और इनका ओरिएंटेशन होगा। ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखो। कौन कौन से, कि कक्षक का साइज होगा, उसकी शेप होगी, उसकी ओरिएंटेशन होगी। तो जो हम आपको 3 क्वांटम संख्याएं पढ़ाएंगे वो इन्हीं पर ही बेस्ड होगी। एक क्वांटम संख्या दर्शाएगी उसका साइज, दूसरी बताएगी ऑर्बिटल की आकृति, और तीसरा बताएगी उसका ओरिएंटेशन। अभी आपको पढ़ाते हैं वन बाय वन करके। अब पढ़ते हैं पहली क्वांटम संख्या। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यह कक्षक के आकार, साइज ऑफ ऑर्बिटल और उसकी ऊर्जा के बारे में जानकारी देती है। अब आप जानते हैं, देखो n का मान यदि 1 हुआ और n का मान 2 हुआ और n का मान 3 हुआ, तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा तो कक्षक का साइज या उसका आकार भी बढ़ता चला जाएगा। इतना क्लियर है। बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। तो आपने ऊर्जा की इक्वेशन पढ़ी थी, E बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो एन से क्या आपके पास ऊर्जा भी संबंधित होगी। तो किस किस के बारे में जानकारी देगा, कक्षक के आकार, साइज ऑफ ऑर्बिटल, और दूसरा उसकी ऊर्जा के बारे में जानकारी देती है। इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एन के मान की, कि एन का मान कहां से कहां तक होगा। देखो भाई ये लिखा है, इसका मान 1 से लेके अनंत तक होगा, लेकिन कभी शून्य नहीं होगा। आप खुद बताओ मेरे को,
यदि n का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो हमारे पास वहाँ सेल ही नहीं है, या कोस ही नहीं है, या ऑर्बिटल ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, n का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्या होगा? n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 और लास्ट कितना हो सकता है? अनंत तक हो सकता है। अब आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है, क्या सर यदि n का मान 1 हुआ तो आपके पास जो सेल, देखो यहाँ आपको सेल को भी लेके चलना पड़ेगा। n का मान 1 हुआ है तो सेल आपके पास k सेल होगी, n का मान 2 तो l, n का मान 3 तो m, n का मान 4 तो n सेल होगी। हमने इसकी बात कर ली है, हमारे पास क्या हो गया है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई है, मुख्य क्वांटम संख्या हो गई है। अब नंबर 2 चेक करते हैं। नंबर 2 हमारे पास होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? द्विगंशी क्वांटम नंबर या कोणीय संवेग क्वांटम नंबर। इंपोर्टेंट है ये कक्षक के आकार, शेप ऑफ ऑर्बिटल। पहले हमारे पास क्या था? साइज, वो किसने दर्शाया? वो दर्शाया मुख्य क्वांटम संख्या ने। दूसरा क्या हमारे पास? ये कक्षक के आकार, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब ये शेप क्या है? अभी आपको समझाएंगे। स्फेरिकल है या डंबल जैसी है या डबल डंबल है, इसके बारे में जानकारी कौन सी देगी हमारे पास? ये देती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इंपॉर्टेंट है भाई, एल का मान हमेशा क्या होगा? 0 से, जो एल का मान हमेशा इस तरीके से होगा। अब इसका मतलब क्या है? तो आप ध्यान से देखो, यदि एल का मान 1 हुआ है तो एल का मान हमेशा 0 होगा। क्लियर? एन का मान 2 तो एल का मान हमेशा 0 1 होगा। एन का मान 3 तो एल का मान 0 1 2 होगा। एन का मान 4 तो एल का मान 0 1 2 3 होगा। अब आपकी समझ में आ गया है? एक बार दोबारा देख लो भाई, एन का मान यदि 1 हुआ तो एल का मान 0 होगा, एन का मान 2 तो एल का मान 0 1 होगा इस हिसाब से, एन का मान 3 एल का मान 0 1 2 होगा, एन का मान 4 तो एल का मान 0 1 2 3 होगा। यदि आपने इतना समझ लिया है तो मैं फिर आगे मैं नेक्स्ट स्टेप पर चलता हूँ। अब ये बहुत ध्यान से बच्चे चेक करना, क्या मेरे पास है भाई? क्या होगा यदि L का मान 0 हुआ तो आपके पास S उपकोष होगा। उपकोष का नाम क्या होगा? S, या इसको बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको बोलते हैं सब सेल। ये याद करना पड़ेगा आपको भाई। यदि L का मान 0 है तो आपके पास उपकोष के नाम S होगा। L का मान 1 हुआ है तो जो सब सेल होगी P सब सेल होगी, P सब सेल होगी। L का मान 2 तो आपके पास D सब सेल होगी। L का मान 3 तो आपके पास F सब सेल होगी। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, इन पॉइंट के बिना आप आगे नहीं चल सकते। क्लियर? अब उनकी शेप कैसी होती है? जो आपके पास सब सेल है या जो आपके पास कक्षक है, जो आपके पास कक्षक है, उनकी शेप कैसे होती है? तो अगर आपके पास L का मान 0 और आपके पास S सब सेल हुआ है, सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। जो सब सेल होगा वही ऑर्बिटल होगी। आप ये मान के चलो, मान लो S सब सेल उसके अंदर S ऑर्बिटल, P सब सेल उसके अंदर P ऑर्बिटल, D सब सेल उसके अंदर D ऑर्बिटल। इतना क्लियर? तो हमारे पास यहाँ S सब सेल है, उसके अंदर जो कक्षक होगा, ऑर्बिटल होगा, वो स्फेरिकल या गोलाकार होगा। अभी आपको उसके बारे में हम बता देंगे। फिर मैं आपको पॉइंट बता दूँ एक थोड़ा सा कि क्या बताया था मैंने आपको पास, ये मैंने पॉइंट आपको पहले बताया था। सेल, सेल के अंदर सब सेल, उसके अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में आपके पास आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। ये भी आप दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लो, जो बात मैंने बताई है उनको फोकस करो। ठीक है भाई? ये हमारे पास हो गया L। अब नेक्स्ट, अब मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। मैं उस पहले पॉइंट को लिख देता हूं। क्या पॉइंट है? किसी भी परमाणु में कोष की संख्या
उपकोष के बराबर होती है। सेल बोलते हैं इसको इंग्लिश में भाई, सेल की संख्या इसको बोलते हैं सब सेल के बराबर होती है। सर समझाओ कैसे। पहले आप एक पॉइंट ध्यान रखो, कैसे, यदि एल का मान 0 हुआ तो आपके पास होगी एस सब सेल, एल का मान 1 हुआ तो आपके पास होगी पी सब सेल, एल का मान 2 तो आपके पास होगी डी सब सेल, एल का मान 3 तो आपके पास होगी एफ सब सेल। आगे होते आगे हम बात नहीं करेंगे, पहले आप ये ध्यान रखिए, इसको तो ध्यान का इसको याद कर लो भाई, दिमाग में फिट कर लो, बिल्कुल कर लिया है। चलो सेल जो हम सेल को दर्शाते हैं एन से। हमने कहा कि हमारे पास एन का मान 1 है, एन का मान 1 है, तो अगर एन का मान 1 हुआ तो एल का मान, ये आपके पास एल है, तो एल का मान कितना होगा सर, एल का मान 0 होगा। एल का मान कितना है 0, एन का मान 1 तो एल का मान 0। अब आप मुझे बताओ यदि एल का मान 0 हुआ तो आपके पास कौन सी सब सेल होगी सर, आपके पास एस सब सेल होगी या एस ऑर्बिटल होगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, 1 इसका उठाएंगे, एस उसका उठाएंगे, तो लिखने का तरीका ये हो जाता है उसका 1s, एक सेल एक सब सेल। हमने एन का मान 2 है, यदि एन का मान 2 हुआ तो जो एल के मान होंगे वो 0 और 1 होंगे, 0,1 होंगे। जितनी सेल उतनी सब सेल। अब सवाल है सर इन सब सेल का नाम क्या है, तो मैंने क्या बताया है, इसका नाम हो जाएगा 2s, 2s ऑर्बिटल या 2s सब सेल, इसका नाम हो जाएगा 2p। सर आपने s और p कहाँ से लगाए, हमने s और p यहाँ से निकाले, तो जितने सेल उतनी सब सेल। हमने कहा n का मान 3 करो, अगर आप 3 करेंगे तो l के मान 0, 1, 2, ये l के मान है। l का मान 0 तो आप समझ गए सब सेल कौन सी होगी, s वाली, 3 यहाँ से आएगा 3s। l का मान 1 तो आपके पास हो जाएगी 3p, 2 तो हो जाएगा 3d। फिर फोर्थ की बात कर लेते हैं, n का मान 4 तो l के मान 0, 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 4s, s 0 से आया, ये क्या हो जाएगा 4p, ये 4d और ये 4f। तो 4 सेल 4 ही सब सेल। क्लियर इतना, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ये इंपोर्टेंट आपका भाई इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिस फॉर्मूला हम ज्ञात करते हैं वो आपका होता है h/2 अंडर रूट l ब्रैकेट अंदर l+1। यहां पर ये l है क्या, l होती है आपके पास क्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, और h प्लांक कांस्टेंट, और ये 2π कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग निकालना है तो आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से, आप निकालेंगे। इस पर एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, बताओ भाई, ये क्वेश्चन करना है आपको, 3p का आपको निकालना है कोणीय संवेग और 4d का आपको निकालना है ऑर्बिटल कक्षक कोणीय संवेग निकालना है। तो सर यहां पर बताओ p जैसे आएगा तो l का मान कितना है सर, l का मान तो 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हमारे पास फॉर्मूला था h/2π अंडर रूट l+1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर l का मान रख देंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। सर l का मान 1 है तो 1 +1 तो कितना हमारे पास आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, h/2π और √2। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, जिसका अपने आप निकालकर कमेंट करना कि 4d का कितना आंसर आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कक्षकों की आकृति, शेप, कि कैसे कैसे हमारे पास ऑर्बिटल की आकृति होती है। शेप को कौन दर्शाता है सर, एल दर्शाता है। क्या हमारे पास एस कक्षक की आकृति गोलाकार या स्फेरिकल होती है भाई, कैसी होती है, स्फेरिकल होती है।
जैसे ही s ऑर्बिटल आएगा वो स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा। यहाँ s का मतलब भी स्फेरिकल ही होता है। ये मैंने बना रखा है, ये x y z। अब चेक करते हैं p की। ये मेरे पास है भाई, p कक्षक का आकार डंबल जैसा होता है, डंबल जैसा होता है। डंबल लगा ना जिम वाले, तो उन जैसा होगा। कैसा हमारे पास होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो, ये मेरे पास इसका नाम होता है 2px, 2py, 2pz। अब ध्यान से देखो सब बच्चे, ये 3 अक्ष है, ये x अक्ष, ये y और ये z। तो जिस अक्ष पर डंबल रखा है, ये रखा है डंबल जैसा, ये रखा आपका डंबल जैसा रखा है। तो जिस अक्ष पर डंबल रखा है ये वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास नाम आ गए। क्या नाम आया इसका, 2px। सर 2 यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि हमेशा p स्टार्ट होता है 2 से, 1 पर तो s होता है। उसके बाद जिस अक्ष पर यहाँ पर y, ये डंबल हमारे पास y जैसा आ गया है, यहाँ पर ये y अक्ष पर आ गया है, क्या है 2py। और ये z पर आ गया, यहाँ पर ये z पर, z अक्ष कौन सी, ये वाली z अक्ष है। और जो हमारे पास d कक्षक का आकार है वो डबल डंबल जैसा होता है। अब ये डबल डंबल कैसा है, देखो सब बच्चों के पास, ये डबल डंबल जैसा है। इनके आपको नाम याद रखने हमारे पास। डबल डंबल जैसा हमारे पास होता है डी ऑर्बिटल, और डी सबसेल में 5 होते हैं ऑर्बिटल, और पी सबसेल में 3 होते हैं ऑर्बिटल। अभी आपको वो आगे बताएंगे अभी हम। जो हमारे पास ये 5 कौन कौन से हैं, एक पहला हमारे पास है डी एक्स वाई। देखो सब बच्चे, ये एक्स अक्ष है और ये वाई है, तो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो जहां पर भी बीच में होगा इन दोनों के, उसको बोलते हैं डी एक्स वाई। नेक्स्ट मेरे पास डी एक्स जेड। आप समझ गए कि इस बार x और z के बीच में होगा। देखो हमारे पास ये वाला डी एक्स वाई, ये वाला देखो हमारे पास ये वाला डी वाई जेड, ये वाला। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर डी एक्स स्क्वायर, डी माइनस वाई स्क्वायर, और जो 5 होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 इसके मतलब ये डबल डंबल जैसे हैं, और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं, वो आपके सामने है। क्लियर, ठीक है। यहाँ डी फॉर होता है डिफ्यूज और पी फॉर होता है प्रिंसिपल। अब चलते हैं हम थर्ड नंबर की क्वांटम संख्या पर। क्या मेरे पास है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको हम करते हैं प्रदर्शित ml से, या कुछ किताबों के अंदर केवल m से भी करते हैं प्रदर्शित। क्या है मेरे पास, ये संख्या परमाणु में कक्षक के अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्बिटल है वो किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है, y अक्ष पर है, z अक्ष पर है। ठीक है, कक्षक के अभिविन्यास को दर्शाती है, तथा कक्षक की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है। कैसे, अभी आपको सिखाते हैं। पहले बात करते हैं, इसका मान -l से, कहां से भाई, -l से 0 सहित +l तक होता है। तो पहले आपको याद करने का, ओरिएंटेशन बताएगी और कक्षकों की संख्या बताएगी कि कितने ऑर्बिटल होंगे सब सेल के अंदर। अब आ जाओ फटाफट, ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं l के मान। ये यहाँ पर क्या भाई, ये l के मान है। यदि l का मान 0 हुआ तो m का मान 0 ही होगा, याद रखेंगे। -l से 0 सहित, अगर l का मान 0 हुआ तो m का मान 0 होगा। और आप जानते हैं यदि l का मान 0 तो कक्षक कौन सा होगा, सर कक्षक हो जाएगा 1s, सॉरी सब सेल होगा 1s। m का मान 0 तो l का मान 0, तो वहां पर होगा 1s ऑर्बिटल होगा। अब देखो दोबारा, l का मान हमने लिखा है 1, तो जो m का मान होंगे वो होंगे -1, 0, +1। अब यहाँ m के 3 मान है भाई, कितने मान है, 3 मान है, -1, 0, +1। तो जितने m के मान होंगे उतने ही सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे। तो हम समझ गए l का मान 1 है, तो ये p सब सेल है।
क्या मेरे पास है भाई, ये पी सब सेल। क्लियर? कहां से पता लगा सर? एल के मान से पता लगा। पी सब सेल आ गया है और एल का मान 1 है तो एम का मान -1 0 +1। जितने मान एम के होंगे उतने ऑर्बिटल होंगे। सर 3 ऑर्बिटल होंगे। जो 3 ऑर्बिटल आपके पास होंगे, अभी आपने पहले पढ़े थे, वो क्या क्या होंगे? 2px, एक x वाला होगा, दूसरा 2py, एक y वाला, और तीसरा 2pz। अब आप ध्यान रखेंगे कि p सब सेल के अंदर, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, l का मान 2। यदि l का मान 2 हुआ तो देखो l का मान कैसे लिखते हैं? सॉरी, l का मान 2 तो देखो m का मान कैसे लिखेंगे? -2 -1 0 +1 +2। m के जितने मान उतने आपके पास ऑर्बिटल। अच्छा बताओ, l का मान 2 है। जैसे l का मान 2 आएगा तो आप समझ गए होंगे सर हमारे पास तो अब d सब सेल है। हमारे पास क्या है? d सब सेल हमारे पास है। डी सब सेल है और डी सब सेल में याद रखिएगा सब बच्चे 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 कौन कौन से होंगे 5 ऑर्बिटल? तो आप यहां लिख सकते हैं DXY, DZX, DYZ, DX² - y² और DZ²। ये 5 ऑर्बिटल होंगे। L का मान 3, तो आप देखो यहां पर M के मान कैसे लिखे जाएंगे? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो अगर L का मान कितना हुआ? L का मान 3 होता है तो आपके पास होगा F सब सेल। कौन सा होगा भाई? F सब सेल होगा। ये F सब सेल होता है तो जितने M के मान उतने ऑर्बिटल। 1 2 7 है मेरे पास टोटल, तो नाम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। एक इसमें आप और जोड़ दो भाई, 7 हो जाएंगे। क्लियर है? अब आपको मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं N, L और M के मान कैसे लिखने हैं भाई। ठीक है, हमने कहा N का मान 1 है। बताओ L का मान क्या होगा? सर L का मान तो 0 होगा। यदि L का मान 0 हुआ तो कौन सी सब सेल होगी? सर सब सेल होगी 1s। कौन सी होगी भाई? 1s। M का मान 0, सॉरी L का मान 0 तो M का मान भी 0 होगा। M का मान 0 तो आपके पास S ऑर्बिटल होगी उसके अंदर। ये मैंने ऐसा बना दिया आपको समझाने के लिए। N का मान 2 तो L के मान 0, 1। यहां क्या लिखा जाएगा? सर ये लिखा जाएगा 2s और यहां लिखा जाएगा 2p। अब पहले आप 0 के लिए लिखो M का मान, तो मैंने आप लिख दिया है 0 के लिए हमारे पास M के मान 0 रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा? सर हो जाएगा एक ही ऑर्बिटल होगा। फिर इसके लिए लिखो 2p के लिए M के मान लिखने हैं। 2p के लिए देखो मैं M के मान लिखता हूं 2p के, ध्यान से क्या लिखा जाएगा? -1 0 +1। तो कितने ऑर्बिटल होंगे? सर 3। कितने होंगे? 3। ये आपके सामने 3 ऑर्बिटल। क्लियर? हमने N का मान 3 लिख दिया है तो L के मान 0 1 2। अब 0 के लिए मेरे पास सेम रहेगा। M का मान कितना रहेगा? एक ही रहेगा, 3s वाला। और 1 के लिए मैंने ऊपर लिख दिया है, इसके लिए आपके पास सेम ऐसा हो जाएगा। बात करते हैं D के लिए। D के मान देखो सब बच्चे, -2 -1 0 +1 +2। तो कितने होंगे भाई? 5 होंगे। इतना क्लियर हो रहा है सब बच्चों का? यहां पर क्या लिखा जाएगा? यहां पर लिखा जाएगा 3s, ये 3p और ये 3d। सॉरी, ये लिखा जाएगा 3d। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये 3 कहां से आया? सर 3 यहां से आया। spd कहां से आया? सर ये L के मान से आए। तो आपको ऐसे L, N, L, M के मान निकाल लें। अब ध्यान से देखो, ये तीनों क्वांटम संख्या एक दूसरे से संबंधित है। अब 4th टाइप की क्वांटम संख्या हमारे पास थी लेकिन वो इनसे संबंधित नहीं थी, उसको पढ़ते हैं। ये मेरे पास 4th नंबर की क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। जॉर्ज जो साइंटिस्ट थे, हिंदी बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, इसको करते हैं प्रदर्शित ms से
और यह करते हैं ऐसे प्रदर्शित। ठीक है भाई, नाम है साइंटिस्ट के जिन्होंने दी थी दे रखा एनसीईआरटी में, तो आप ये नाम याद कर सकते हैं। जॉर्ज वेलबैंक और सैमुअल गाउटस्मिट ने ये नाम दिए थे। अब ये क्या दर्शाती है? ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के दर्शाती है चक्रण को। किसे दर्शाती है? चक्रण को। मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, समझो आप थोड़ा सा। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, हमने कहा कि इसका चक्रण क्लॉकवाइज है। कैसे है भाई? क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज। तो इसका मान क्या है? तो इसका मान s बराबर +½ लिख दिया। सर यहाँ प्लस लिखना जरूरी है? नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आप क्लॉकवाइज को प्लस लिखते हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिसका चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होगा, आप उसको माइनस लिख दो, s बराबर -½ लिख दो। ठीक है सर, अगर इसको लिखते हैं माइनस तो इसको प्लस लिख दो। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसको प्लस दे किसको माइनस दे, बस आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो मान होगा वो ½ होता है। कितना होता है भाई? ½ होता है। सर ये ½ कहाँ से आया? ऐसे ही दे दिया साइंटिस्ट ने, ऐसे ही दे दिया है साइंटिस्टों ने। अब इसी के बेस पर एक नियम बनता है, पाउली का अपवर्जन नियम। पहले वो हमको पढ़ना पड़ेगा। ये नियम क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। अब सर कैसे? ध्यान देखो सब बच्चे, हमने यहां पर लिखा है हीलियम, ये हीलियम लिखा है। इसका मैं करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये होता है 1s2 होता है। तो मैं आपके सामने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखता हूं, 1s2 वाले। हमने यहां पर एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है भाई, बताओ, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर मैंने लिख दिया है और एक इलेक्ट्रॉन मैंने आपका इधर लिख दिया है भाई। ठीक है सर, n का मान बताओ। तो n का मान आपको यहां से चेक करना है, ये n का मान होता है। सर n का मान तो 1 हो गया है, n का मान 1, यहां भी n का मान 1 हो गया है। ठीक है भाई, उसके बाद सर l का मान बताओ। यदि n का मान 1 तो l का मान 0, l का मान 0। फिर यदि l का मान 0 तो m का मान 0, m का मान 0। अब बात करते हैं 4th इलेक्ट्रॉन की। उन्होंने क्या बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन का मान एक समान नहीं हो सकता है। यदि s का मान इस इलेक्ट्रॉन के लिए -½ हुआ है तो इसके लिए आपका क्या होगा? +½ होगा। अब यहां से हमें एक बात और पता चलती है, वो कौन सी बात है? कि एक ऑर्बिटल में केवल और केवल कक्षक में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तीसरा भर दिया, मतलब आपने ऐसे भर दिया इलेक्ट्रॉन तीसरा, तो देखो इन 2 के लिए क्या हो जाएगा? इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान हो जाएगा, जिससे क्या होगा? पाउली के अपवर्जन नियम का खंडन हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, मैं लिख भी देता हूं कि केवल एक, मैं चल बोल देता हूं, एक कक्षक में आपको केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं जिनके चक्रण अपोजिट करने हैं। क्लियर? ठीक है। अब कुछ पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, इन पर सब पर क्वेश्चन आते हैं भाई नीट के अंदर। क्या है? किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। 2n² होती है। समझते हैं कैसे? हमने कहा हमारे पास n का मान 1 है, n का मान 1 हो गया है, तो l का मान बताओ। l का मान 0, m का मान 0। तो यहां से पता लग जाएगा हमारे पास कौन सा कक्षक है। सर 1s कक्षक आएगा, 1s कक्षक आएगा। अभी हमने आपको क्या बताया था कि s के अंदर केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे s के अंदर। s में आप कहीं भी पढ़ेंगे, अगर आपके पास s कक्षक या s सब सेल है, उसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ध्यान रखते हैं हमारे पास, देखो इसमें ट्राई करते हैं, n का मान 1 रखते हैं, n का मान रखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? सर 2 आ जाएगा। और चेक करते हैं आपको समझाने के लिए। हमने कहा हमारे पास n का मान 2 हमने 2 मान लिया है, तो इसके हिसाब से तो n का मान 2, देखो ध्यान समझना सब बच्चे,
बताओ भाई एल का मान कितने होंगे? सर एल के मान तो 0 और 1 होंगे। अगर एल का मान 0 था बताओ एम के मान? सर एम के मान तो इसके लिए 0 हो जाएगा और इसके लिए -1, 0 और +1 होगा। जब एम का मान 0 हमारे पास तो ये क्या होगा भाई? एस। और ये कौन सा होगा? ये पी वाला होगा। ये कौन सा होगा? पी वाला होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? सर इसमें 2 ही रहेंगे। यहाँ हर में 2-2 फिल कर देना आप। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, 2 4 6 8। तो n का मान 2 हुआ है तो उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? सर 8 होगी। तो आप यहां रखकर निकाल सकते हैं। तो 2 गुणा 2 का वर्ग 2 गुणा 4 बराबर 8। ठीक है भाई, और आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देख लो, किसी कोष में कुल कक्षकों या ऑर्बिटल की संख्या n² होती है। n² होती है। कैसे? n का मान 2 लिखा आपने, 2 लिखा है। बताओ तो जो टोटल कक्षक होंगे, कक्षक जो होंगे वो कितने होंगे? इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 4। अभी अब मैंने आपको बताया, 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया है, आप भी दोबारा से देख लो। n का मान 2, तो सर l का मान बताओ? l के मान 0,1। m के मान बताओ? सर m के मान 0, -1, 0, +1। जब m का मान 0 तो एक s और ये 3 बना दो आप यहां पर। तो कुल कितने ऑर्बिटल आए? 4। 1 2 3 4। एक मान आप करके दिखाओ। हमने यहां पर n का मान रख दिया है 3। तो 3 के हिसाब से हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। n का मान कितना है? 3। l का मान 0 1 2। अब आप वो समझ लो ना आप, इसके लिए s सब सेल, इसके लिए p सब सेल, इसके लिए d सब सेल। s में होता है 1 ऑर्बिटल, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल और d में होते हैं 5 ऑर्बिटल। समझ गए? 5 3 8 1 9। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आता है, कई बार इंपॉर्टेंट। क्या है? किसी सब सेल में कक्षकों की संख्या 12+1 होती है। कितनी होती है भाई? 2l+1 होती है। सर समझाओ। हमने आपके पास l के मान 0 है तो कितना कक्षक हो जाएगा? l का मान 0 तो हमारे पास यहाँ रखो तो कितना 1 आ जाएगा। कितना आ गया? 1 आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ रखोगे 0 तो 1 आ गया। अगर ये 1 आ गया तो आप समझ गए कि हमारे पास जो और कौन सा ऑर्बिटल होगा? सर s ऑर्बिटल होगा। कौन सा होगा? s ऑर्बिटल होगा। कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम l का मान 2 लेते हैं। 2 हमने ले लिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 + 1। तो कितना आ जाएगा? सर 5 आ जाएगा। कितना आ गया? 5। अब l का मान 2, तो आपके पास कौन सा सबसेल होगी? सर d सबसेल होगी। d सबसेल होगी और d सबसेल हुई तो आपके पास d में कितने होते हैं ऑर्बिटल? सर 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। किसी उपकोष में सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4l+2 होती है। अब निकाल सकते हैं। ये उपकोष में है भाई, किसमें? सबसेल में। सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4l+2 होती है। 4l+2 होती है। कैसे? अभी चेक करते हैं। हमने कहा कि l का मान 0 है तो इस फॉर्मूले में रखेंगे 4 × 0 + 2 = 2 आ जाएगा। l का मान 0 तो आप समझ गए s सबसेल है। कौन सी है भाई? s सबसेल है। l का मान 0 तो m का मान भी 0 होगा और m का मान 0 तो संख्या ऑर्बिटल की 1 होगी। उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और कर लेते हैं आपके सामने। हमने कहा कि l का मान 1 है। l का मान 1 तो यहाँ रखते हैं 4 × 1 + 2 = 6। जब l का मान कितना हमारे पास है? 1 आया है तो m के मान कितने आ जाएंगे? -1 0 + 1।
3 ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। तो 6 मेरे पास और 6 आपके पास ही है। ये कुछ पॉइंट थे आपके। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इन सब के क्वेश्चन करा देता हूँ।